रसीदी टिकट भाग 6 नफ़रत का एक दायरा। कथक नेहा पीयूष। बात यह भी छोटी सी है पर बहुत बड़े नफ़रत के दायरे में घिरी हुई। यह भी मेरी साहित्यिक ज़िंदगी के आरंभिक दिनों की बात है। लाहौर की पंजाबी के एक कवि थे जिनसे कभी भेंट नहीं हुई थी। पता लगता रहता था कि वह मेरे विरुद्ध बहुत बोलते हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, इसलिए चकित हुआ करती थी कि उन्हें मेरी जात से कब की और किस बात की दुश्मनी है। फिर देश के विभाजन के कुछ समय पहले की बात है कि एक बार मुझे कुछ बुखार हो गया और एक साप्ताहिक के संपादक हाल पूछने के लिए आए। उनके साथ एक कोई और व्यक्ति भी था जिसे मैंने कभी पहले नहीं देखा था। उन्होंने नाम बताकर परिचय कराया तो मैं चौंक सी गई। यह वही थे जिन्हें मेरे अस्तित्व से ही नफ़रत थी। हैरान थी कि आज यह मेरा हाल पूछने क्यों आए। 2-3 दिन बाद उसी साप्ताहिक में उनकी एक कविता पढ़ी जिसके नीचे वही तारीख पड़ी हुई थी जिस तारीख को वह मिलने के लिए आए थे। और यह कविता अजीबोगरीब प्रेम की कविता थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नफ़रत के लिए कोई कारण नहीं था, उसी तरह जज्बे के लिए भी कोई कारण नहीं था। और फिर वह कुछ एक बार घर आए। हैरान होकर पूछा कि यह अचानक मेहरबानी क्यों, पर कुछ भी पकड़ नहीं आया। यह मानती हूँ कि उनकी किसी बात से कोई शोखी नहीं थी, लेकिन यह कठोरता सी जरूर थी कि सब लोग घटिया हैं, मैं किसी से न मिला करूं। यहाँ तक कि लाहौर रेडियो के लिए मैं जब साहित्य की समालोचना लिखा करती थी, वह आग्रह किया करते थे कि अमुक का नाम मत लिखना, अमुक की प्रशंसा मत करना, अमुक की पुस्तक का उल्लेख मत करना। इस साहित्यिक परिचय से जब सांस घुटने लगी तो मैं खींच उठी, पर यह तल्खी अभी ज़बान पर आई ही थी कि देश का बंटवारा हो गया और मैं उनके परिचय से मुक्त हो गई। फिर कुछ वर्ष बाद सुना कि उनके विचार में हिंदुस्तान का बंटवारा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने उनकी दोस्ती नहीं चाही, और उनके विचार में हजारों मासूम लोगों का कत्ल भी इसीलिए हुआ। खैर, हिंदुस्तान के विभाजन का और मासूम लोगों के कत्ल का यह जो मुझ पर इल्ज़ाम था, इसे कोई मनोविज्ञान का विशेषज्ञ भले ही समझ सके, मैं नहीं समझ सकती थी। और देखने में आया कि अब वह फिर मेरे विरुद्ध बोलते थे और मेरे विरुद्ध कविताएं लिखते थे। यह नफ़रत मानो एक गोल दायरा थी जिसका आखिरी सिरा फिर पहले सिरे से जुड़ना ही था। हमारे देश की तकसीम के वक्त जो हुआ, कल्पना में भी उस जैसा खूनी कांड नहीं हो सकता था। दुखों की कहानियाँ कह कहकर लोग थक गए थे, पर ये कहानियाँ उम्र से पहले ख़त्म होने वाली नहीं थी। मैंने लाशें देखी थी, लाशों जैसे लोग देखे थे, और जब लाहौर से आकर देहरादून में पनाह ली, तब नौकरी की और दिल्ली में रहने के लिए जगह की तलाश में दिल्ली आई, और जब वापसी का सफ़र कर रही थी तो चलती हुई गाड़ी में नींद आँखों के पास नहीं फटक रही थी। गाड़ी के बाहर घोर अंधेरा समय के इतिहास के समान था। हवा इस तरह साय साय कर रही थी जैसे इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही हो। बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ दुखों की तरह उगे हुए थे। कई जगह पेड़ नहीं होते थे, केवल एक वीरानी होती थी, और इस वीरानी के टीले ऐसे प्रतीत होते थे जैसे टीले नहीं, कब्रें हों। वारिस शाह की पंक्तियाँ मेरे जेहन में घूम रही थी। भला मोए ते बिछड़े कौन मेले, और मुझे लगा वारिस शाह कितना बड़ा कवि था, वह हीर के दुख को गा सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों बेटियां रो रही हैं।
आज इनके दुख को कौन गाएगा, और मुझे वारिस शाह के सिवाय और कोई ऐसा नहीं लगा जिसे संबोधित करके मैं यह बात करती। उस रात चलती हुई गाड़ी में हिलते और कांपते कलम से एक कविता लिखी। कुछ समय बाद यह कविता छपी, पाकिस्तान भी पहुंची, और कुछ देर बाद जब पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़ की किताब छपी, उसकी प्रस्तावना में अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि यह कविता उन्होंने तब पढ़ी थी जब वह जेल में थे। जेल से बाहर आकर भी देखा कि लोग इस कविता को जेबों में रखते हैं, निकाल कर पढ़ते हैं और रोते हैं। जो मर चुके हैं, जो बिछड़ चुके हैं, उनसे कौन मिलन कराए। आज वारिस शाह से कहती हूँ, अपनी कब्र में से बोलो, और इश्क की किताब का कोई नया पृष्ठ खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं। वारिस शाह तुमसे कह रही हूँ, ऐ दर्दमंदों के दोस्त, अपने पंजाब को देखो। वन लाशों से अटे पड़े हैं, चिनाब लहू से भर गया है। फिर 1972 में लंदन गई तो वहाँ भी BBC के एक कमरे में किसी ने पाकिस्तान की शायरा सहाब कजलवाज से मुलाकात करवाई। साहब के पहले शब्द थे, अरे ये तो अमृता है जिन्होंने वह कविता लिखी थी। वारिस शाह, इनसे तो गले मिलेंगे। वहाँ की एक शाम सुरिंदर कोछड़ के घर पर महफिल थी, जहाँ साहब कजलवाज थी और पाकिस्तान के और साहित्यकार थे, साकी, फारूकी, फहमीदा रियाज और उदास नस्लें का लेखक अब्दुल्ला हुसैन, और साथ ही पाकिस्तान के मशहूर गवैये थे नज़ाकत अली, सलामत अली। रात कविताओं से भरी हुई थी। जब नज़ाकत अली से कुछ गाने के लिए कहा गया तो उनके पास साज नहीं थे। कहने लगे, हमने आज तक बिना साज के कभी नहीं गाया। पर साथ ही बोले, जिसने वारिस शाह कविता लिखी है, आज उसके लिए बिना साज के भी गाएंगे। और वह रात नज़ाकत अली की सुरीली आवाज़ में भीग गई। अब 1975 में जब पाकिस्तान के मुल्तान शहर से एक साहित्यिक मशहूर साबरी उर्स के मौके पर दिल्ली आए तो उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह मुल्तान में जश्न वारिस शाह मनाते हैं, जिसमें लोकगीतों का, लोक नृत्य का और लोक कला का प्रदर्शन भी होता है और मुशायरा भी। और यह जश्न मेरी उस नज़्म वारिस शाह से शुरू किया जाता है। वह 100 गुणा 80 फुट के स्टेज पर सेट लगाते हैं, जहाँ रांझे का वन भी होता है और हीर का मुकाम भी, और यह नज़्म करीब 25 मिनट गाई जाती है। स्टेज पर गुप्त अंधेरा करके एक रोशनी से धुआं दिखाते हैं। फिर वारिस शाह कब्र में से उठता है। पाकिस्तान के मशहूर गवैये एक एक कड़ी गाते हैं और उन्हीं के मुताबिक स्टेज के दृश्य बदले जाते हैं। और जब नज़्म का आखिरी हिस्सा आता है तो ऐसी गूंज पैदा करते हैं जैसे सारी कायनात में मोहब्बत और खुलूस जाग पड़ा हो। पर यह कविता थी जब लिखी थी तब अपने पंजाब में कई पत्र पत्रिकाएं मेरे लिए तोहमतों से भर गई थी। सिखों को यह आपत्ति थी कि यह कविता वारिस शाह को संबोधित क्यों की, गुरु नानक को संबोधन करके लिखनी चाहिए थी। और कम्युनिस्ट कहते थे कि मैंने लेनिन या स्टालिन को संबोधन करके क्यों नहीं लिखा। यहाँ तक कि इस कविता के विरुद्ध कई कविताएं लिखी गईं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।